फॉर द सोसाइटी। हम लोग जब हम वोट देते हैं तो हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, हमारी चॉइस अलग होती है। किसी को कांग्रेस को देना होता है, किसी को बीजेपी को देना होता है, किसी को समाजवादी को, किसी को बहुजन समाज को। ठीक है, तो हमारी चॉइसेस और व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। तो उन चॉइसेस और व्यूज के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि वो अपने उन चॉइस और व्यूज से लोगों को प्रभावित करें, ताकि जो लोग उनके व्यूज को नहीं समझते हैं या जिनकी चॉइस अलग है, वो भी उनको वोट दें। ठीक है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट इतने अलग अलग डिफरेंट व्यूज को, लार्ज वैरायटी में होते हैं व्यूज, तो उनको नहीं संभाल पाती है, नहीं हैंडल कर पाती है। ठीक है, इसलिए इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए ये जरूरी है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक जैसी ओपिनियंस को एक साथ लेकर आए और उनको ग्रुप कर दे, ताकि वो डिसीजंस ले सकें। ओके, और डिफरेंट पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रभावित कर सके। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports। अक्सर पार्टी क्या करती है, वो मल्टीपल ऑफ ओपिनियंस यानी जो डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं कर देती है। ठीक है, जिनको वो सपोर्ट करती है, जिन व्यूज को, उसमें वो डिवाइड कर देती है और लोग उन व्यूज के अकॉर्डिंग चुन लेते हैं जिस पार्टी को उन्हें चुनना है। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party। अक्सर जो गवर्नमेंट है वो किसके बेसिस पे बनी होती है, वो बनी होती है रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज की लाइन पर। यानी जो रूलिंग पार्टीज, जो उनकी पॉलिसीज होती है ना, मेनली वो इस तरह की होती हैं ताकि अगर वो सरकार बन जाए तो वो किस तरह से काम करेगी, क्योंकि लोग अक्सर ये देखते हैं कि गवर्नमेंट बनती है तो वो कैसा काम करेगी। ओके, सेकंड फंक्शन है पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। पार्टीज लॉ मेकिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉज जब भी बनते हैं तो उसकी अच्छी खासी बहस होती है। कहाँ पर होती है? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो पार्टीज लॉ बनाने में मदद करती है, फेंक दो दी। पार्टीज लॉ बनाने में मदद करती हैं कि अ, जब पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो भी व्यूज सुनते हैं गवर्नमेंट के, और फिर उस लॉ को पास करना है कि नहीं करना है, उस चीज के ऊपर वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेटर। तो लॉज जो होते हैं उनके ऊपर डिबेट चलती है और उसके बाद उसको लेजिस्लेचर में पास किया जाता है। But most of the members belongs to a party. They go to the direction by the party leadership, irrespective of their personal opinions। लेकिन अक्सर क्या होता है, पार्टी के अंदर ज्यादातर लीडर की ही चलती है। ठीक है, तो जो पार्टी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के लीडर के ओपिनियंस के खिलाफ नहीं चल पाते। उनको अक्सर पार्टी लीडर को फॉलो करना होता है, पार्टी लीडर को ही वो सुनते हैं और उसके बाद ही उन्हीं के डिसीजंस को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर भले ही उनकी कोई अलग ओपिनियन है लेकिन वो उस ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा पाते हैं पार्टी में। ठीक है, उनको अपने लीडर को फॉलो करना पड़ता है, वो उसके खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट आता है पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है पार्टीज का कि ये गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट इलेक्शंस में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं और उसके बाद जब वो जीत जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है, और हमेशा उनके जो काम होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनके जो लॉज बनते हैं, वो जो पॉलिटिक्स डिसीजंस करते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को पूरे 5 साल चला सकें। ठीक है, और आगे फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हो तो उसमें भी वो जीत कर आए। ओके, तो पार्टीज अक्सर ट्राई टू फॉर्म सच काइंड ऑफ व्यू। अपने व्यूज जो होते हैं वो इस तरह से रखते हैं कि वो आगे जब अगर लॉन्ग टर्म में उनकी गवर्नमेंट रहती है तो वो पूरे टाइम तक रहें। ठीक है, बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो मेन डिसीजंस हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा।
ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में से ही होते हैं। पार्टीज इसके अलावा लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, एंड देन मेक्स देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन व्हाट दे वांट। उसके बाद वो उनको इलेक्शन की टिकट देती है। जब वो जीत जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो उनसे गवर्नमेंट चलवाती है जैसी उनको चलवानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो रोल होता है रोल ऑफ अपोजिशन। देखो मैंने अभी बताया था, जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो क्या बनाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन जो पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती लेकिन उसके कैंडिडेट्स जीतते हैं, तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो अपोजिशन पार्टी में आ जाते हैं। ठीक है, और रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पावर होता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी में रहते हुए वो गवर्नमेंट के काम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के काम को व्यू करते हैं वो। डिफरेंट, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर उनके डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो वो अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, यानी विरोध करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो फेल हो जाए और वो गिर जाए। ठीक है, रॉन्ग पॉलिसीज अगर होती हैं किसी भी देश की जनता के खिलाफ, तो वो उनका भी अपोजिशन करते हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा न सिर्फ उनकी पॉलिसीज को बल्कि गवर्नमेंट का भी अपोजिशन अपोजिशन पार्टीज करती है। नेक्स्ट इज शेप पब्लिक ओपिनियंस, यानी पार्टीज अक्सर पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती हैं, यानी पब्लिक ओपिनियंस को प्रभावित करती हैं पार्टीज। ठीक है, जैसे दे राइज एंड हाईलाइट्स इश्यूज, जो लोगों के इश्यूज होते हैं उनको वो राइज करते हैं, उठाते हैं पार्लियामेंट में, हाईलाइट करते हैं, गर्म बनाते हैं उस मुद्दे को, ताकि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए उनके ऊपर सोचने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें लाखों मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर द कंट्री। जो काम करते हैं पार्टीज के लिए वो मेंबर्स, देखो जो दिल्ली होगी वहां पर कम कम मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी होती है उसके बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स पूरी कंट्री के अंदर, अगर वो नेशनल पार्टी है तो पूरी कंट्री के अंदर होते हैं। और जब भी कभी प्रेशर डालना होता है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से इनके मेंबर्स आते हैं, तो वो सब मिलकर उन मांगों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द गवर्नमेंट। पार्टीज कभी कभार एक बड़ा मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती है लोगों को, उन मुद्दों को वो उठाते हैं। एक एग्जांपल बताओ जिसमें अभी हाल ही में एक मुद्दा उठाया गया है गवर्नमेंट के खिलाफ, बताओ लेटेस्ट कौन सा है, सोनिया बताओ। हाथरस केस में। हाथरस केस तो है ही, इसके अलावा जो पूरे देश को प्रभावित करे, बोलो। देखो हाथरस केस तो टीवी पे 24 घंटे आता रहता है, इसलिए तुम्हें मालूम है। लेकिन बेटा किसानों का मुद्दा, किसानों के लिए बीजेपी एक लॉ लेके आ रही है। ठीक है, तो वो किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है। ठीक है, जिसको अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं, और पंजाब हरियाणा में ये मुद्दा काफी गर्म पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसी तरह से जो मूवमेंट्स हैं, अब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मुद्दे को उठाना चाहती हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और बाकी के जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं पूरे देश के अंदर, वो जगह जगह पर इस मुद्दे को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो प्रेशर डाल सकें गवर्नमेंट के ऊपर अपने डिसीजंस को बदलने के लिए। ठीक है, अक्सर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये जनता की जो ओपिनियंस होती हैं उनको दर्शाती है। ठीक है, ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टल ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक्स। नेक्स्ट फंक्शन आता है
एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज हमेशा प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट मशीनरी तक एक्सेस, यानी हम लोग जब डायरेक्टली हम गवर्नमेंट में नहीं आ पा रहे, हमने वोट दे दिया, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट में नहीं आ रहे पा रहे, तो पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पार्टीज में जो मेंबर्स होते हैं, वो हमारी ओपिनियंस को जब वहां तक पहुंचाते हैं तो वो गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंचती है, यानी कि गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरीज हैं, ठीक है, इन लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं और वो उन नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, उन तक पार्टीज लोगों को एक्सेस यानी लोगों की पहुंच कराती है। बिकॉज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, इट इज नॉट इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। किसी भी लोकल जो कॉमन आदमी है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी लोकल पार्टी के लीडर से भी जाके मिल ले बहुत आसानी से, ठीक है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बहुत आसानी से मिले। दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। देखो, अगर उनको कोई मुद्दा उठाना है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरी पार्टीज के लीडर्स से जाके मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से जाके मिलेंगे या डीएम वगैरह से मिलेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के किसी लीडर से मिलते हैं तो उनका ऊपर से ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इसी क्योंकि वो क्लोज फील करते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से, भले ही उन पार्टीज के ऊपर उन्हें पूरा विश्वास ना हो। पार्टीज हैव रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। और पार्टीज अक्सर कोशिश करती हैं कि वो लोगों की जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ वो, अगर उनके पास कोई डिमांड आती है तो वो उस मुद्दे को अगर उठाने का मौका उन्हें मिले और लोगों की डिमांड्स को पूरा करने का मौका मिले तो वो उस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, भले ही वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उस मुद्दे को उठा रहे हो। समझ में आ गया यहाँ तक? दीज वर ऑल द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये फंक्शंस इतने? पढ़ लेना बेटा अच्छे से। और जो ब्लैक में हेडिंग्स लिखी है ना, उन ब्लैक की हेडिंग को आप लिखिएगा पहले, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा करिएगा, ठीक है। तो इसमें आप इन हेडिंग्स को याद कर लेना जो ब्लैक में लिखी हुई है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी, यानी हमें जरूरत क्यों है। अब एक बात बताइए, जब हमने इतने सारे फंक्शंस देखे तो ऑटोमेटिकली ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड्स पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम इस आंसर का जवाब दे सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतने सारे फंक्शंस करती हैं, इतने सारे काम, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, ओके, तो इतने सारे काम करती हैं, तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पॉलिटिकल अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो कैसी सिचुएशन होगी, हम इमेजिन कर सकते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो हर व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, कोई ग्रुप नहीं होगा उसका, वो अकेला अकेला इलेक्शन लड़ेगा। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, ये पॉसिबल नहीं होगा किसी के लिए भी कि वो कोई भी मेजर चेंज जो सोसाइटी में लाना चाहता है उसके लिए वो प्रॉमिस करे लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि सब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना मजबूत हो सकता है, बहुत कम। एक लकड़ी और एक गट्ठल में अंतर होता है ना। एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो ज्यादा मजबूत है, उसके पास फंड भी ज्यादा है, लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो वो उसके पास फंड की कमी होगी, ठीक है। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूनिटी विल रिमेन वेरी एवर अनसर्टन। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बन जाए लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है गवर्नमेंट की, वो हो सकता है अनसर्टेन हो, यानी कब वो गिर जाए, कब समाप्त हो जाए, और कितने अच्छे से वो काम कर पाए, एक व्यक्ति कितने अच्छे से काम कर पाएगा ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है,
वहाँ पे कितने सारे माइंड मिलकर काम करते हैं, है ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है, तो वो अकेला कैंडिडेट है, तो वो अकेला दिमाग कितना सोच लेगा। हर पहलू को नहीं सोच सकता ना वो, समाज के हर व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता वो, है ना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं, तो जो इलेक्टेड कैंडिडेट होगा, एक अकेला व्यक्ति, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जिम्मेदार होगा। यानी जिस जगह से उसने इलेक्शन लड़ा है, कोई इंडिया से इलेक्शन तो नहीं लड़ता ना, एक क्षेत्र से इलेक्शन लड़ता है। कोई आगरा से लड़ रहा है, कोई हाथरस से लड़ रहा है, कोई किसी और प्लेस से लड़ रहा है। इस तरह से एक क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है। तो जो कैंडिडेट जीतेगा, वो कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, अपनी लोकेलिटी के लिए जिम्मेदार होगा, क्या कार्य हो रहा है। लेकिन कोई भी फिर हमारी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि किस तरह से गवर्नमेंट पूरी कंट्री में लागू होगी। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो। समझ रहे हो। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो पूरी कंट्री के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उस एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े होते हैं। क्लियर हो गया। अब वी कैन ऑल्सो थिंक दैट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन मैनी स्टेट्स, the parties do not contest formally. It is generally noticed that the village gets split into more than one function, each which puts up a panel of its candidates. That is exactly what the party does. देखिए, जब आपने पंचायत के इलेक्शंस देखे हैं कभी, तो उन इलेक्शंस में देखा एक एक कैंडिडेट खड़ा होता है। ठीक है। और फिर उसके जो सपोर्टर्स होते हैं वही उसको मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज हर क्षेत्र में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना एक एक कैंडिडेट छोड़ती है। इसीलिए यही रीजन है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में हर जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, पुरानी हो, न्यू हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे कैसी भी हो। ठीक है। लेकिन सब जगह पर पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं। rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. पॉलिटिकल पार्टीज का जो राइज है, यानी उनका उदय, यानी उनका बनना, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पे। ठीक है। जैसा कि हमने देखा है, जो लार्ज सोसाइटीज होती हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अक्सर जरूरत होती है, क्योंकि सोसाइटी जितनी ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होगी, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। सोसाइटी जितनी ज्यादा लार्ज होगी, उसको उतनी ज्यादा जरूरत होगी कि वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करे। ठीक है। और उन व्यूज के जो रिजल्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट लागू करे देश के अंदर। इसके अलावा रिप्रेजेंट भी करे गवर्नमेंट को। They need some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. उनको बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम कर सकें और जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है देश के लिए। ठीक है। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसी जस्टिफाई और अपोज देम। अक्सर एक ऐसा तरीका चाहिए होता है जिसमें कि लोग सपोर्ट करें गवर्नमेंट को, वहां पर पॉलिसीज बन सकें। ठीक है। और लोग विरोध कर सकें गवर्नमेंट का। पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी चीजों को, इन सभी नीड्स को पूरा करती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेटिक कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को। बताइए बेटा, किसी को कुछ ऐसा है समझ में नहीं आया हो। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव।
हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल इंडिया के अंदर मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। इंडिया के अंदर 750 पार्टी, ज्यादा से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी पार्टीज उतनी सीरियसली कंटेंडर्स हो इलेक्शंस में। ऐसा हो सकता है कि कुछ ने रजिस्ट्रेशन कराया हो और कुछ अब खत्म हो गई हो, कुछ छोटी सी पार्टीज हो। ठीक है, तो यूजुअली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन रेस टू विन इलेक्शंस। ज्यादातर ये है कि कुछ ही पार्टीज है जो कि इलेक्शंस में अच्छे से लड़ती हैं इलेक्शंस, और वो फिर गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है, इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ओनली, देखो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं: सिंगल पार्टी, टू पार्टी, या मल्टीपल पार्टी। ठीक है, या तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो किसी कंट्री के अंदर, या फिर दो पॉलिटिकल पार्टीज हो, या फिर मल्टीपल पार्टीज हो। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं इंडिया के अंदर जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट को रन कर सके। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको, क्वेश्चन आता है इनमें से। ये वन पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और वही अपनी गवर्नमेंट को बनाती है। जैसे कि चाइना, चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सिर्फ यही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ किया जाता है रूल करने के लिए, और कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो इसी पार्टी में से मेंबर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में। ठीक है, people, legally speaking, people are free to form political parties. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. लीगली अगर हम बोले, अगर हम कानूनन बात करें, तो हर व्यक्ति फ्री है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। लेकिन अब चाइना की अगर बात करते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि वहां का जो सिस्टम है उसने परमिट ही नहीं किया है किसी को भी कि वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सके। ठीक है, वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अलाउ ही नहीं करती है किसी को भी कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अगर कोई बनाना चाहता है तो उसको अलाउ ही नहीं किया जाता इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, वी कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। हम वन पार्टी सिस्टम को एक गुड ऑप्शन बोल सकते हैं क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू कम्पीट इलेक्शन। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, एंड प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कंपीटिंग पार्टीज टू कम टू पावर। और फेयर चांस प्रोवाइड करना चाहिए पार्टीज को कि वो पावर में आए। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन जहां पर वन पार्टी सिस्टम होता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर लोगों के पास चॉइस नहीं रह जाती। ठीक है, अक्सर उसी पॉलिटिकल पार्टी में से कैंडिडेट चुनकर आते हैं। सम पार्टीज पावर यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पावर टू पार्टीज के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, तो इन इसको हम बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। जहां पर टू पार्टीज के बीच में पावर को बांटा जाता है उसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। Several other parties may exist, contest election and win a few seats in national register, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. ऐसा हो सकता है कि वहां पर छोटी छोटी और पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जो कि एग्जिस्ट करती हो वहां, और वो इलेक्शन लड़ती हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मेनली सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो जो कि जिनको मौका मिल सके कि वो इलेक्शंस में जीते। ठीक है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। अंडरलाइन कर लो, एग्जाम्पल पूछा जाता है। ये टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। अमेरिका के अंदर भी टू पार्टीज होती हैं बस। ठीक है, जिनमें इलेक्शंस होते हैं और उनके थ्रू ही कैंडिडेट चुनकर आते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर
बहुत सारी पार्टीज हैं तो इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए लड़ती हैं, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi party system। अंडरलाइन कर लो इतना। अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास पूरी पूरी फेयर चांस होती है कि वो जीत कर पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना सकती हैं, तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? मल्टी पार्टी सिस्टम। जहां पर ज्यादा पार्टीज के पास चांस होता है कि वो इलेक्शन लड़ सकें और वो जीत सकें। जैसे हमारे यहाँ पर 6 है नेशनल पार्टीज। ठीक है। तो उन 6 नेशनल पार्टीज का ये चांस हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़े और जीते। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस जीते। जनता दल भी जीती थी 1919 में, 1990 में। ओके। तो इसीलिए इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। एंड दिस सिस्टम, द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन। कभी कभार इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट बनती है वो ऐसे भी बन सकती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी वोट ना मिले, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हाथ मिलाएं और फिर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। ठीक है। तो जब भी कभी सेवरल मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टीज एक साथ हाथ मिला लेती हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। आपने अलायंस वर्ड तो सुना होगा ना। अभी जैसे पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी बीजेपी को हराने के लिए या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सपा, इन सब ने हाथ मिला लिया था, है ना। सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ आ गए थे तो ये अलायंस बनाई थी इन्होंने, हराने के लिए बनाई थी अलायंस। ओके। और अगर जीत जाते और ये लोग मिलके गवर्नमेंट बनाते तो क्या बनती? कोएलिशन गवर्नमेंट। समझ में आ गया? जब इन्होंने हाथ मिलाया तो ये एक साथ आ गए तो इन्होंने अलायंस बनाई। ओके। और जीतते तो बनती कोएलिशन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2004 के अंदर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट, इन तीनों ने एक साथ हाथ मिलाया था। ठीक है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये डीमेरिट है बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम का अंडरलाइन कर लो, डीमेरिट लिख लेना वहां पे। मल्टी पार्टी सिस्टम अक्सर कैसी होती है? अक्सर बहुत मैसी, मैसी मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, और उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हम्म, एक, अरे यार मैसी वर्ड, मतलब क्लियरिटी नहीं होती। सब लोग बहुत ज्यादा हौच पौचनेस हो जाती है। ठीक है। कौन पार्टी बनाएगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, ये क्लियर नहीं निकल के आ पाता। ठीक है। तो बहुत मैसी हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाए। यानी कभी मान लो किसी, 3 पार्टीज हैं, 3 पार्टियों ने हाथ मिलाया, लेकिन अचानक कोई एक पार्टी अलग हो गई, उसके विचार नहीं मिल रहे तीनों से, तो एक पार्टी अलग हो गई। ठीक है। तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। सपोर्ट अगर दे रही है